ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। अभी हम लोग एक रिसेंटली करंट अफेयर न्यूज़ सुने हैं और भारत सरकार के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मूव लिया गया है जिसे अब सापा के नाम से या फिर AFSP। ठीक है, ये बहुत ही न्यूज में है। वो इसलिए है क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कई एक ऐसे स्टेट में जो है अब सापा लागू था। ठीक है, आपसा एक्ट भी इसे बहुत कहते हैं। ठीक है, अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा इसमें थोड़ा रिडक्शन किया गया। पूरी की पूरी तरह से जो है इसे विड्रॉ तो नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स में जो है इसे रिड्यूस किया गया है, इसे घटाया गया है। तो आपसा एक्ट क्या हो या आपसापा को हो, यह क्यों लगाया जाता है और इसे लगाने के बाद जो है किस प्रकार से जो वहाँ के आर्म फोर्सेस रहते हैं उसे कितने पावर्स दिए जाते हैं और उनके हाथों में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, किस प्रकार से और किन किन ग्राउंड पे इसे लगाया जाता है, ऐसे क्या परिस्थिति हो जाती है जो आपसा एक्ट जो है लगाना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, फिर इसके इम्प्लीकेशंस और बहुत सारे ऐसे कमेटी जो रिकमेंड किए हैं कि इसे अब हटा देना चाहिए या इसे रिड्यूस कर देना चाहिए, कम से कम इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसा जो है एक अगर इस सरल शब्दों में एक लाइन में अगर समझने का प्रयास करूं तो एक प्रकार से स्वीपिंग पावर्स देता है। स्वीपिंग पावर्स कहने का मतलब है कि जो भी वहाँ के आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है वहाँ उनके हाथों में इतनी शक्तियाँ निहित होती है, दे दी जाती है, ताकि उस डिस्टर्ब्ड एरिया को वो वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर रहती है, पब्लिक ऑर्डर रहती है, उसे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर, ठीक है, वो किसी भी तरीके से उसे उनका काम बस होता है कि उसे मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर जो डिसऑर्डर हो चुकी थी उसे ऑर्डर में रखना। ठीक है, तो एक प्रकार से स्वीपिंग असीमित पावर्स, अनलिमिटेड पावर जो है आर्म फोर्सेस को, ठीक है, इस एक्ट के तहत जहाँ भी इसे लागू किया जाता है वहाँ दे दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे असम के पार्ट्स थे, नागालैंड, मणिपुर के पार्ट्स थे जहाँ आपसा एक्ट लागू था। ठीक है, इसका मतलब यही है सिंपल टर्म में कि आपसा गिव्स आर्म फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। देखो, ऐसे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट इसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखती है। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और राज्य सरकार इसे उस पार्टिकुलर कोई पार्ट या पूरी की पूरी स्टेट संभल पाने में कह सकते हैं कि वो असक्षम सिद्ध होते हैं, उस परिस्थिति में जो है आपसा एक्ट लगाया जाता है और आर्म फोर्सेस को जो है वो पावर्स दी जाती है पुलिसिंग की। ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब्ड एरिया को जो है वहाँ शांति ला सके। ठीक है, अब डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? क्या यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? सबसे बड़ी बात है क्योंकि पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में है, अब पुलिस स्टेट के हाथ में है और पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है अब केंद्र को यह जिम्मेदारी लेना होगा। तो ये डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आपसा एक्ट। ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया होता है जहाँ डिस्प्यूट्स हो गया, डिफरेंट रिलीजन में धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो जाए या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, लैंग्वेज के आधार पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी रीजनल ग्रुप, कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के बीच में जो है किसी भी प्रकार का जो है मतभेद उत्पन्न होता है, उस परिस्थिति में इस आपसा एक्ट को लगाया जाता है और यह डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मोर और लेस कह सकते हैं गवर्नर इज ऑल्सो कह सकते हैं एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा इसे कह सकते हैं कि लागू किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है कि एक स्टेट, यह जो स्टेट है चाहे मणिपुर, नागालैंड या उसके कुछ पार्ट्स डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ आपसा एक्ट लागू होगा। इज दैट क्लियर? किसी भी होल पार्ट, होल या पार्ट मतलब पूरी के पूरे स्टेट में या उसके कुछ एक पार्ट में। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर कहीं आपसा एक्ट लगता है तो क्या क्या पावर्स, क्या क्या शक्तियाँ जो है उन्हें मिलता है। तो इसे बहुत लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सिविल सोसाइटी वगैरह या जो इसके अगेंस्ट है, ठीक है, वो जो है इसे ड्रैकोनियन लॉ के रूप एक प्रकार से निरंकुश कानून की संज्ञा दी गई है, जिसमें कि आर्म फोर्सेस को स्वीपिंग असीमित पावर दे दिया जाता है।
ठीक है, जिसमें कि वह ओपन फायर कर सकता है किसी के ऊपर भी जब उसे लगता है, किसी पे शंका संदेह की दृष्टि जाती है कि ये अराजकता फैला सकता है, तो विदाउट वार्निंग यह ओपन फायर भी कर सकता है। वार्निंग तो दिया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे देखो आर्म फोर्सेस वगैरह जल्दी किसी पे फायर नहीं करती, उसका काम है प्रोटेक्शन करना। बट कोई ऐसा क्रिटिकल और डिस्टर्ब्ड एरिया जब देख मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर अब बिगड़ने वाली है, तो उस परिस्थिति में ओपन फायर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें डेथ भी हो जाता है तो आर्म फोर्सेस जो है की जिम्मेदारी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जब जनरल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैरी करता है उस पर वो फायर भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसे अपने जो है हिसाब से आर्म फोर्सेस उसे जो है कह सकते हैं ना कि मार भी सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट वारंट्स। मतलब ऐसे देखते हो पुलिस जब भी हमें अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो बाकायदा अरेस्ट वारंट होता है। ठीक है, अदरवाइज हमारे यह मौलिक अधिकार है कि कोई भी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है अगर गिरफ्तारी भी होती है तो विदिन 24 आवर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ हमें पेश करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब आप्सा एक्ट के अंतर्गत बिना कोई वारंट की गिरफ्तारी भी की जा सकती है अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी व्यक्ति के ऊपर रीजनेबल सस्पिशन लगता है, संदेह के घेरे में कि यह व्यक्ति या फलाना व्यक्ति अराजकता फैला सकता है। वैसी परिस्थिति अगर किसी के ऊपर भी संदेह होता है तो उस परिस्थिति में किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है। और सर्च प्रेमिसेस विदाउट वारंट, और विदाउट सर्च वारंट का कोई भी प्रेमिसेस वह सर्च कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब है कि वाई डिसीजन टू विड्रॉ। अब सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपसा को विड्रॉ करने की बात केंद्र सरकार कर रही है या फिर रिड्यूस करने की बात कर रही है। आखिर क्या ऐसी जो है कह सकते हैं कि डिसीजन या क्यों लिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि बिल रिड्यूस एलियनेशन। देखो जब से मतलब एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि 6 दशक से अभी अधिक हो गए इस आपसा एक्ट को लगे हुए, तो वहाँ के जो लोकल पीपुल्स हैं उनके मन में जो है ना एक एलियनेशन की भावना है। उन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कटा कटा सा रह रहे हैं। उनके साथ लगता है कि हमारे साथ भारत सरकार जो है दोहरे नागरिकता के रूप में जो है व्यवहार कर रही है, या एक प्रकार से समानता नहीं है जैसे सभी नागरिकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो एक एलियनेशन जो है, एक कह सकते हैं ना कि कटे कटे सा रहना, तो इन तमाम चीज़ों को जो है एलिनेट जो हो चुके हैं, अब उनमें जो फीलिंग है एलिनेशन की, ठीक है, कि पूरी के पूरे जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, पूरे के पूरे भारतवर्ष से उन्हें एक अलग थलग कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को हटाना है, अब इसे रिड्यूस करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपसा को हटाया जाए ताकि उन्हें भी खुली हवा में वो सांस ले सके, घूम फिर सके एकदम स्वतंत्रता के साथ। और बेसिकली ये सब जो है अब धीरे धीरे रिड्यूस भी हो रहा है। एक समय था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे सक्सेनिस्ट की मूवमेंट हो रही थी, बहुत लोग जो है इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित करना चाहते थे, स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, भारत से अलग होना चाहते थे। तो बहुत सारे ऐसे जो है उस समय की समस्याएं थी। और सबसे बड़ी बात है जो नक्सलिज्म वगैरह या फिर मिलिटेंसी वगैरह बहुत अधिक मात्रा में वहाँ फैल चुका था, तो इस कारण इसे लगाया गया था। लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ धीरे धीरे वो कम हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें आपसा एक्ट को रिड्यूस करना है। आगे है डिमिलिटराइज द रीजन, और इस रीजन को डिमिलिटराइज भी करना है। ठीक है, एक प्रकार से जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, जो डिफरेंट चेक पॉइंट्स में जो है कॉमन सिटीजन को भी चेक होकर गुजरना पड़ता है, तो ये तमाम चीज़ जो है धीरे धीरे जब हटेगा तो पीपुल्स टू पीपुल कांटेक्ट अधिक होगा, लोग आपस में मिले जुलेंगे और एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकेंगे। आगे है काम द रिसेंटमेंट ड्यू टू रिसेंट किलिंग इन नागालैंड। एक नागालैंड का रिसेंटली इंसिडेंट आया था जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी पुलिस के ही द्वारा। पुलिस को शंका हुआ था कि उन्होंने किसी गाड़ी को, मतलब जिस गाड़ी से वो लोग जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए कहा, और जब उसे नहीं, मतलब वो गाड़ी वाले ने नहीं रोका, तब जो है पुलिस के द्वारा और आर्मी के द्वारा फायर कर दी जाती है। तो उस परिस्थिति में जो है वहाँ निर्दोष लोगों की कुछ जानें चली जाती है। तो ये बहुत ही एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल इशू भी बन गया था। तो उस रिसेंटमेंट की, उस प्रतिशोध की भावना को भी कम करने का प्रयास करें। आगे है कि अभी जो है
अभी तुरंत जो है इसे क्यों बेड्राव किया जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात है रिडक्शन इन इंसर्जेंसी। जो इंसर्जेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए जो है इसे सरकार जो है, भारत सरकार जो है अब इसे रिड्यूस करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, मतलब जैसे नागालैंड हो गया, तो इसमें जितने भी मिलिटेंसी या फिर जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के ग्रुप थे, NSCN, IM और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप NNPGs, जो भी कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे, जो मिलिटेंसी के ग्रुप्स थे और जो भी मतलब वहाँ टेररिज्म वगैरह जो फैलाया जा रहा था, वो धीरे धीरे अब सरकार के साथ, भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के साथ एग्रीमेंट में आकर साइन कर रहा है और धीरे धीरे शांति व्यवस्था की बहाली की जाए। हालांकि पूरी तरह से इंसर्जेंसी मिलिटेंसी अभी समाप्त नहीं हुई है, फिर भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर धीरे धीरे उसमें रिडक्शन आ रहा है। जैसे जैसे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ जो है इन तमाम चीज़ों में इंसर्जेंसी में रिडक्शन आ रहा है। फिर मणिपुर में भी है, मणिपुर में भी 2012 के बाद बहुत सारे रिडक्शन हुए हैं तमाम इंसर्जेंसी में। और साथ साथ फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट इस मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो है स्पेशल पैकेज, स्पेशल मिनिस्ट्री और उस पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। देखते हो एक समय था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो है वहाँ कोई प्रधानमंत्री वगैरह नहीं चाहते थे, अब जो है एकदम कह सकते हैं ना कि उस पर कड़ी जो है प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग है। और चाहे इलेक्शन कैंपेन हो या कोई चीज़ का उद्घाटन करना हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश जाना हो, सिक्किम जाना हो या फिर मणिपुर जाना हो, तो मतलब डिफरेंट स्टेट, त्रिपुरा जाना हो, डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी प्रधानमंत्री जाते हैं। बाकायदा वहाँ के डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो उनकी मॉनिटरिंग में हो रहा है, ताकि देखो कहीं भी किसी भी रीजन को अगर जो है डेवलपमेंट वहाँ होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ के लाइवलीहुड सुधरेंगे, लाइफ स्टाइल अगर एडवांस होगा, तो स्वाभाविक सी बात है लोग जो है अस्त्र शस्त्र त्याग कर सोशल कह सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा में वो प्रवेश करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब समय आ गया है जब इस आपसा एक्ट को कम से कम अगर पूर्णतः हटाया नहीं जा सके, लेकिन जिस पार्टिकुलर कह सकते हैं पार्ट में इस चीज़ में कमी आ रही है, वहाँ इसे रिड्यूस करने की आवश्यकता है। आगे है कि आपसा को इम्पोज क्यों किया गया था। सबसे बड़ी कारण हमने बता ही दिया था कि नागा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था, जिसमें कि नागा फिर आगे चलकर जो है नेशनल काउंसिल बनाई गई, ठीक है, और बहुत सारे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस वक्त सेपरेटिस्ट का मूवमेंट चल रहा था। अभी भी देखो कई बार जो है लार्जर नागालैंड की बात कही जाती है, ठीक है, डिफरेंट अभी देखो रिसेंटली एक असम वगैरह और जितने भी वहाँ के नागालैंड हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा जो है डिफरेंट स्टेट में अभी भी बॉर्डर मतलब स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो इतनी ग्रुप्स हैं, उसमें भी जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो बहुत सारे, और फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बहुत लोगों की इच्छा थी कि हम भारत से अलग हो जाए, एक नए राष्ट्र बनाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसको उस मूवमेंट को कह सकते हैं उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए, उसे सप्रेस करने के लिए आपसा एक्ट इम्पोज किया गया था। और साथ साथ मणिपुर में भी, ठीक है, 3 नागा जो है डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सेनापति, टैमलीग्यांग एंड उरहुल, ठीक है। तो ये तमाम जो है इसमें NCC बात जो है एक्टिव था और इन तमाम को जो है अब धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे कंट्रोल में लाए जा रहे हैं। और उस समय जब कह सकते हैं कि आपसा एक्ट को इम्पोज करने की आवश्यकता पड़ी, तो ये सब तमाम जो है कारण था, फैक्टर था, जिससे कि इसे जो है इम्पोज किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सक्सेनिस्ट भारत से अलग होने की जो डिमांड थी, इसको लेकर भी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक कह सकते हैं ऑर्डर हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, इन तमाम चीज़ें जो है कंट्रोल में लाने के लिए इस एक्ट को वहाँ लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी इंसर्जेंसी मिलिटेंसी से डील करने के लिए अगर आर्मी या देश के जवान या पुलिस उसके साथ किसी भी प्रकार से डील करती है, तो उसमें कोई जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है, ठीक है, कि किसी भी टेररिस्ट से डील करना हो, इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी से डील करना हो, तो वो अपने तरीके से। लेकिन इसमें जब कभी निर्दोष व्यक्ति या जो कॉमन पीपल, जो कॉमन सिटीजन, जो इस देश के नागरिक हैं, उनका अगर इसमें कोई जो कह सकते हैं कि उनकी जानें चली जाती हैं, चाहे वो गलत रूप से ही जाए, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्मी वगैरह या फिर पुलिस वगैरह का यह इरादा नहीं होता कि वो पीपल्स को मारे, दे आर फॉर देयर प्रोटेक्शन। कई एक ऐसे आप देखोगे तो कह सकते हैं जगह है जहाँ के लोग यह नहीं चाहते कि आपसा एक्ट हटे, क्योंकि आर्मी को रहने से वहाँ उनकी प्रोटेक्शन भी होती है। अन्यथा बहुत जगह आप देखोगे
कि जो मिलिटेंसी वगैरह होते हैं या नक्सल वगैरह होते हैं जो कॉमन लोगों से हफ्ता वसूलते हैं, प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। तो बहुत लोगों की यह स्थिति अच्छी होती है, मतलब जो कॉमन पीपल, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ जौ भी पिसा जाता है। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जब आर्मी को फायर करना पड़ता है, तो उसमें आम लोगों की 2-4 लोगों की उसमें जानें चली जाती हैं। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर यह बहुत ही कह सकते हैं कि चर्चा में रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉमा और एलियनेशन, एक मानसिक तौर पे यह दबाव रहता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसके लिए भी इसे रिड्यूस करने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। और यह एक अनपॉपुलर अमंग द पीपल कह सकते हैं कि यह पूरे के पूरे वहाँ के आम लोगों में यह इनकी पॉपुलरिटी अच्छे दृष्टिकोण से नहीं है। आगे है इशू ऑफ फेक इनकाउंटर। मैंने फेक इनकाउंटर्स की बात कही, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की भी, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 1528 फेक इनकाउंटर्स हुए हैं अब तक उस स्टेट में फ्रॉम 1979 टू मई 2012, ठीक है। फिर पुअर चेक्स एंड बैलेंसेस, सबसे बड़ी बात है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से वहाँ उस चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई है कि चलो आप किसी जब मिलिटेंसी या टेररिस्ट को मारते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप कैसे ये सिद्ध करेंगे कि जो कॉमन पीपल है उसको इससे हार्म ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को चेक्स एंड बैलेंसेस, प्री और वार्निंग का जो सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्ट हो तो उसे पहले चेतावनी देनी चाहिए, ये सब सारी तमाम चीज़ें जो है वहाँ अच्छी तरीके से लागू होना चाहिए। साथ साथ है कि जो स्टेट पुलिस है उसके साथ मिलकर जो है आर्मी को एक्शन ले, मतलब ऐसा कहा गया है कि उस एक्ट में आर्मी एक्शन लेगी। तो कई बार ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है कि आर्मी को स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करने की समय नहीं रहता, तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में यह कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। आगे है पुअर इन्वेस्टिगेशन, और कई बार जैसे नागालैंड का केस है या फिर मणिपुर का केस है, सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जो है इंक्वायरी भी कर रही है, और सीबीआई जो है अब तक 39 केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें 94 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है अनपॉपुलर एमंग द पीपल है, और कई लोगों के द्वारा इस एप्स एक्ट के ऊपर रिव्यू भी किया गया है, जिसमें कि जीवन रेड्डी, ठीक है, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने कहा था कि इस एक्ट के तमाम प्रोविज़न को एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, ठीक है। और उन्होंने 2005 में अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें उनके कुछ पॉपुलर रिकमेंडेशन है। उन्होंने कहा था कि अप्सा एक्ट को रिपील कर दिया जाए, इसे रद्द कर दिया जाए, और इसके जगह पर जो अनलॉफुल UAPA एक्ट ऑफ 1967 है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जाएं ताकि इन तमाम इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी से जूझा जा सके। आगे है UAPA एक्ट को मॉडिफाई करने की बात कही जा रही है, ठीक है। और आगे है एक ग्रीवेंस सेल इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है कि एक ग्रीवेंस सेल होगा तो जो लोगों की कुछ परेशानियां होंगी उस ग्रीवेंस सेल में वो जाकर अपना शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि जीवन रेड्डी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा जो है रिकमेंडेशन किया गया था 2005 में। और सेकंड ARC रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें 5th रिपोर्ट में किया गया था कि APSA को भी रिपील कर दिया जाए, ठीक है। ARC की भी रिपोर्ट है, और फॉर्मर सेक्रेटरी GK पिल्लाई ऑल्सो सपोर्ट किए थे कि इसे जो है APSA रिपील कर दिया जाए, ठीक है। और पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार जो है, मतलब स्टेट की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें जो है कई बार प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि इसे अब हटाया जाए, अब समय आ गया है जो इसे हटाया जाए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इसे इम्पोज करने की और रिवोक करने की। तो रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे रिड्यूस किया गया, पूरी तरह से अभी भी हटाया नहीं गया, तो इसे रिड्यूस किया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसोनेंस में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि साथ मिला कर इस तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के बाद ही कहीं लगाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो यूनिलैटरली मतलब अपने से लगा सकती, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से परामर्श ना भी करे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विशेषाधिकार है, ठीक है। आगे है रिसोल्यूशन ऑफ द नागालैंड असेंबली। मैंने पहले बताया नागालैंड असेंबली के द्वारा इसे रिपील करने के लिए भी रिसोल्यूशन जो है राज्य की विधानसभाएं में पारित भी की गई थी। कई जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा भी इसे रिपील करने की बार बार डिमांड और मांग उठते रही हैं। तो ये जो चीज़ है अब रिसेंटली जो है भारत सरकार के द्वारा इसे रिड्यूस किया गया है। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice,
you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.